हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम जो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इसके जो दो पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स के, वो जो भूमिका के रूप में तैयार किए गए हैं, आपके जो बेस है उसके आधार के रूप में तैयार किए गए हैं। तो उन्हें मैंने अपलोड कर दिया है। जो आज से जो हमें इकोनॉमिक्स के टर्म्स को पढ़ेंगे और आज से जो है हमारा मेन टॉपिक आज से स्टार्ट होगा। और जो आज मैंने जो सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो है मानव विकास सूचकांक, यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो दोस्तों चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और जो हमने सबसे पहला जो सब्जेक्ट लिया है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स और आज इसका तीसरा पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है HDI, मानव विकास सूचकांक। इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये HDI होता है और किस देश की इसमें क्या रैंकिंग होती है और वो रैंकिंग किस तरीके से होती है और वो रैंकिंग जो है कौन करता है। ठीक है, आज इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस टॉपिक को। यदि किसी देश की GDP ज्यादा है, दोस्तों ये GDP यहाँ पर जो शब्द आ रहा है दोस्तों, ये इसका जो अर्थ है वो है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक किसी भी देश के अंदर, उस देश के अंदर कितनी जो है वस्तुओं का उत्पादन और कितनी जो सेवाओं का जो है उत्पादन किया गया है। ठीक है, जिसे हम वस्तु का तो उत्पादन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो है सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकते हम। सेवाएं जैसे क्या होती है, जैसे मतलब कोई डॉक्टर कोई मतलब इलाज कर रहा है, टीचर्स कोई पढ़ा रहा है, तो मतलब ये जो अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इनका जो मूल्य, इनको जो सेवा है इनको मूल्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जो हमारे देश में जो वस्तुओं का निर्माण हुआ था उन्हें भी मूल्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मतलब एक साल में एक देश के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका कुल मूल्य ही GDP कहलाता है। ठीक है, जब इसके जो नेक्स्ट बाद में GDP का ही टॉपिक लेने वाला हूँ, तो वहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि GDP होती क्या है। ठीक है, यदि किसी देश की GDP ज्यादा है तो क्या वह देश डेवलप कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी देश में ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो रहा है, और वह देश ज्यादा जो है मतलब सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, तो क्या वह देश डेवलप है, क्या वह देश विकास कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर एक मेरा कोई क्वेश्चन मार्क है और जो पहले शुरुआत में हम सारे क्वेश्चन मार्क देखेंगे। या वहाँ की जनता खुशहाल है, और क्या वहाँ की जनता खुशहाल होगी अगर वहाँ की GDP ज्यादा होगी। ठीक है, और वहाँ प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो क्या वह देश समृद्ध हो सकता है। अगर वहाँ की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो क्या जो वो देश है वो क्या समृद्ध हो सकता है। तो ये जो इन्हीं सभी सवालों के जो जवाब है वो आज हम इस टॉपिक के अंदर लेंगे। ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब जो है आज हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। दोस्तों, जो दुनिया में जो 3 तरह के देश होते हैं, सबसे पहले होते हैं विकसित देश, दूसरे होते हैं विकासशील देश, तीसरे होते हैं अल्प विकसित देश। विकसित देश दोस्तों वो होते हैं जो मतलब डेवलप हो चुके हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, तो ये मतलब ये विकसित देश है, ये डेवलप हो चुके हैं। और विकासशील देश में भारत चाइना जैसे देश आते हैं, तो मतलब ये अभी विकास इनका हुआ नहीं है, ये विकास अभी कर रहे हैं, इनका विकास अभी हुआ नहीं है। आप सुनते भारत एक विकासशील देश है, मतलब ये भारत अभी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, और तीसरे जो नंबर के देश होते हैं वो होते हैं अल्प विकसित, मतलब ये इनका अभी भी विकास नहीं हुआ है और न ही ये अभी विकास कर रहे हैं। मतलब जो इनकी देश की सुख सुविधाएं है, इनकी देश की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा निम्न है। और जो भारत जो आता है वो विकासशील देशों के अंतर्गत आता है, इंडिया। ठीक है, दोस्तों जो भारत देश है वो मतलब विश्व का सर्वाधिक वृद्धि वाला देश है। मतलब भारत की जो GDP है इस समय वो मतलब दुनिया के और जितने देश हैं उनकी जो है सबसे अधिक GDP है। लेकिन जो भारत की जो HDI में रैंकिंग है, अब आप इधर समझिए दोस्तों कि भारत की जो मतलब सर्वाधिक वृद्धि वाला देश है, मतलब जो इस समय जो भारत है वो सर्वाधिक तेज गति से विकास कर रहा है। लेकिन जो भारत की जो HDI में रैंकिंग है वो अभी भी 130 है, अभी भी 130 नंबर पर है दोस्तों। तो आप सोचिए कि 1 2 3 से 130वें नंबर पर भारत है HDI रैंकिंग में। तो ऐसा क्यों है, जबकि मैंने बताया कि भारत जो तेज गति से विकास करने वाला सबसे पहला देश है इस समय। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो मतलब और इसकी जो रैंकिंग है HDI में वो फिर भी 130वें नंबर पर है। तो इसका कारण क्या है, इसका
रीजन क्या है, ये हम देखेंगे। दोस्तों एसडीआई बनाया किसने है, पहले इस बात को देखते हैं हम कि एसडीआई की शुरुआत कैसे हुई, एसडीआई हमारे सामने कैसे आया, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एसडीआई की फुल फॉर्म बता दिया दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको कौन जारी करता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है एक महबूब उल हक और एक भारतीय अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्री जो है अमर्त्य सेन, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो मित्र थे दोस्तों, महबूब उल हक और जो है अमर्त्य सेन, ये दोनों मित्र थे। तो इन्होंने ही जो है एसडीआई का निर्माण किया था। आपसे एक नंबर पूछ सकता है दोस्तों, एसडीआई का निर्माण किसने किया था दोस्तों? यही जो मतलब क्वेश्चन होता है, आप इन्हीं क्वेश्चन को ही नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन पर मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल से पूछा जाता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है और आपको वो चीज याद रखनी होती है। ठीक है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने एसडीआई का निर्माण किया था दोस्तों। और जो एसडीआई है ये किसी भी देश में मानव विकास कितना है वह बताती है। ठीक है, या वह देश मानव विकास में कितना अच्छा है वो बताती है, मतलब उस देश की जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत सुविधा है, वो किस तरीके से है। क्या वो जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वच्छ जल और स्वच्छता के, ये मतलब ये सभी चीजें जो मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही है, ये बताता है एसडीआई। अगर उस देश की एसडीआई रैंकिंग मतलब टॉप पर है, उस देश की एसडीआई रैंकिंग टॉप पर है, तो मतलब उस देश के जो नागरिक है वो मतलब खुश है। ठीक है, वो मतलब समृद्ध है, मतलब उन्हें जो है कि मतलब उन्हें जो मूलभूत आवश्यकता है उन्हें उनकी प्राप्ति हो रही है। और अगर जिनका जो मतलब एसडीआई में जो नंबर है वो निम्न स्थान पर है, तो दोस्तों उन्हें जो उस देश के जो नागरिक है उन्हें जो मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप देखते हैं कि भारत का जो नंबर है वो 130वें स्थान पर है, तो मतलब भारत बहुत ही निम्न है दोस्तों। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि भारत में नॉर्मली जो है 21 करोड़ जनसंख्या प्रतिदिन भूखी सोती है। 21 करोड़ जनसंख्या मतलब 21% जनसंख्या जो भारत की जो है वो प्रतिदिन भूखी सोती है। अब आप दोस्तों इसको समझिए कि मतलब उसे खाना नहीं मिलता है, उसे वो मतलब हर रोज पता नहीं कहीं यहाँ कहीं बस स्टैंड पे गए, अपने ट्रेनों पे वहीं पे भीख मांगता है, वैसे अपना गुजर बसर करता है। ठीक है, तो मतलब जब भारत में जो इतनी निम्न स्थिति है लोगों की, तो भारत की जो एसडीआई रैंकिंग है वो टॉप पर कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती, कोई सवाल ही नहीं है इसका। ठीक है, और जो दोस्तों एचडीआई इसे कौन जारी करता है हम इसे देखते हैं। तो ये एक संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो मतलब पूरे देश की संस्था है, मतलब पूरे वर्ल्ड की संस्था है एक यूएनओ। और उसके अंतर्गत जो एक संस्था आती है वो है यूएनडीपी। उसके अंतर्गत जो संस्था आती है वो है यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही जो संस्था है ये हर साल एसडीआई को बताती है कि किस देश की क्या रैंकिंग है एसडीआई में और कौन सा देश कितने टॉप पर है। ठीक है, यूएनडीपी हर साल एसडीआई को बताती है हर देश का। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1965 में की गई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूएनडीपी की स्थापना कब की गई, क्योंकि हमें तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है ना, चाहे वो आप कोई भी निम्न एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बड़े ही उच्च लेवल का एग्जाम दे रहे थे। वो जब अगर आप बिल्कुल निम्न मतलब बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ाना। ठीक है, और जो यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। तो ये सभी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई यूएनडीपी की, एसडीआई को कौन जारी करता है, तो आपका आंसर होगा यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई 1965। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। एसडीआई को किसने बनाया, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यूएनडीपी जो है मैंने इसको बता तो दिया कि यूएनडीपी जो है एसडीआई को मतलब एसडीआई का जो है रैंकिंग बताती है। यूएनडीपी एसडीआई की रैंकिंग बताती है, लेकिन वो किस आधार पर बनाती है और उसकी और क्या क्या काम होते हैं हम उसे सभी को देखते हैं। ठीक है, जो यूएनडीपी का जो काम है वो देख लेते हैं एक बार। मानव जीवन के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, मानव जीवन के लिए बुनियादी सुविधाएं क्या है, जो मतलब जो अंतरराष्ट्रीय श्रम जो है उसके द्वारा तय की गई है, वो 6 प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सुन लीजिए इधर। एक है आवास, शिक्षा, ठीक है, और स्वच्छ जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ठीक है, और एक और दोस्तों स्वच्छ जल पीने का। ठीक है, तो मतलब ये जो छह तरह की जो मतलब मूलभूत आवश्यकता है ये मतलब मुख्यतः बताई गई है। ठीक
ठीक है। और मानव जीवन के लिए जो बुनियादी सुविधा है, क्या वे सुविधाएं मानव जीवन तक पहुंच रही है? जो मानव जीवन की जो 6 सुविधाएं हैं, क्या ये प्रत्येक मानव तक पहुंच रही है या नहीं, यही पता लगाना इस यूएनडीपी का पहला कार्य है और ये सबसे प्रमुख कार्य भी है यूएनडीपी का। ठीक है, इन्हीं के आधार पर यूएनडीपी हर देश की एचडीआई रैंकिंग तैयार करता है। अब जिस देश में के लोगों को ये सभी सुविधा प्राप्त होंगी, अच्छी तरीके से प्राप्त होंगी, तो उस देश की जो रैंकिंग है वो टॉप पर होगी। और जिस देश में इसको मतलब ये मूलभूत आवश्यकता है इन्हें अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं होगी लोगों को वहां के, तो एचडीआई रैंकिंग है उस देश की निम्न होगी। ठीक है, इन्हीं के आधार पर यूएनडीपी जो है हर देश की एचडीआई में रैंकिंग तय करता है। और मैंने बताया कि कैसे तय करता है। जो आधारभूत आवश्यकताएं जो होती हैं वो टोटल 6 है, मैंने ऊपर बताया आपको। इन्हीं के आधार पर जो है सरकार योजनाएं बनाती है। अब दोस्तों एक बात को सोचिए आप, ठीक है, जैसे कि एचडीआई तो मतलब अपना काम करता है, यूएनडीपी एचडीआई में अपना काम करता है कि ये 6 मूलभूत आवश्यकताओं का पता लगाता है कि मतलब लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। और जो लोगों तक सुविधाएं कौन पहुंचाएगा, जैसे आप समझ लीजिए कि भारत देश है। अब जो भारत देश में जो है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएगा कौन? लोगों को शिक्षा कौन देगा, स्वास्थ्य कौन देगा, आवास कौन देगा, स्वच्छ जल कौन देगा, स्वच्छता कहाँ कौन देगा, कौन उपलब्ध कराएगा? ये भी तो दोस्तों सवाल है ना। तो ये जो है ये उस देश की जो सरकार है, जो मतलब भारत देश की सरकार है, ये मतलब भारत देश की सरकार जो है ये लोगों को ये सभी सुविधाएं प्राप्त करवाती है। और जो सरकार है ये जो मतलब ये सुविधाएं प्राप्त करवाने के लिए कई योजनाएं लेकर आती है। तो सरकार लोगों के फायदे के लिए योजनाएं लेकर तो आती है, लेकिन वो मतलब खुशी से लेकर नहीं आती। वो खुशी से लेकर नहीं आती कि हम जो है चलो भाई हम अपना इतना पैसा अपना जो है जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन क्यों करते हैं ये आपने कभी सोचा है? तो आज मैं इसका रीजन बताने वाला हूँ। अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर भारत देश की जो मतलब सरकार है वो मतलब लोगों पर इन सभी चीजों पर खर्च करेगी, जैसे स्वच्छता पर खर्च करेगी पैसा, शिक्षा पर खर्च करेगी, आवास पर खर्च करेगी, भोजन पर खर्च करेगी, ठीक है, स्वच्छ जल पर खर्च करेगी, तो मतलब जब अगर सरकार इन सभी चीजों पर पैसा खर्च करेगी, इन सभी चीजों के लिए योजनाएं बनाएगी, तो उस देश की जो स्थिति है वो तो मतलब बढ़ेगी ना। उस देश की जो लोगों के बीच जो सुविधाएं पहुंचेगी वो तो मतलब उसमें इजाफा होगा ना। लोगों को मतलब बड़े तरीके से खाना मिलेगा, लोगों को बड़ी तरीके से शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, आवास मिलेगा कि नहीं? अब आप खुद ही सोचिए, जब सरकार हर एक तरह की योजनाएं लेकर आती है तो मतलब उससे लोगों को जो मतलब रहने की सुविधा है वो मतलब और बढ़ जाती है। और ये जो मतलब जो सरकार ये किस लिए बढ़ाती है? लोगों का जो स्तर है वो बढ़ाने के लिए सरकार क्यों बढ़ाती है? ये सरकार इसीलिए बढ़ाती है दोस्तों, ताकि जो सरकार की जो मतलब उस देश की जो रैंकिंग है वो एचडीआई जो है वो टॉप पर करे। अब आप खुद ही सोचिए कि जब अगर भारत देश की जो मतलब जो सरकार है वो अगर इन सभी चीजों पर पैसा खर्च करेगी तो भारत देश के जो लोग हैं उन्हें मतलब सुविधाएं प्राप्त होंगी, ये सभी 6 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। और जब भारत देश के लोगों को ये 6 प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी तो मतलब एचडीआई जो रैंकिंग करेगा तो वो तो मतलब भारत देश की रैंकिंग वो भी मतलब अच्छे नंबर पर होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों जो सरकार जो योजनाएं लेकर आती है उसका मुख्य कारण यही होता है। और ये योजना कौन कौन सी दोस्तों, इसके एक आधा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। खाद्य आपूर्ति के लिए जो योजनाएं लेकर आती है वो है राशन कार्ड के द्वारा। अब दोस्तों आप ये जो गरीबों के लिए राशन कार्ड है सबसे प्रमुख होता है दोस्तों, क्योंकि जिनके पास जो खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता, जो मतलब खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, उनके लिए राशन कार्ड दिया जाता है। ये राशन कार्ड दोस्तों क्यों दिया जाता है? आपने कभी ये बात सोची है? ये राशन कार्ड लोगों को क्यों करवाया जाता है? ये बात आपने सोची है? तो आज इस बात को आप सोचिए कि ये जो राशन कार्ड जो उपलब्ध किया जाता है तो मतलब लोगों की जो रहन सहन की सुविधा है वो अच्छी हो सके, लोगों को जो है पर्याप्त मात्रा में जो खाद्य आपूर्ति हो सके। और ये क्यों हो सके दोस्तों? ताकि जो मतलब उस देश की रैंकिंग है वो एचडीआई में टॉप पर हो। ठीक है, जन आहार केंद्र खोले हैं कम मूल्य पर, जो शिक्षा के लिए जो मतलब बहुत ही मतलब मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, प्राथमिक शिक्षा तो बिल्कुल मुफ्त ही है। ठीक है, और जो स्वास्थ्य है वो सरकारी अस्पताल की योजना, मतलब सरकारी अस्पताल में जो है इलाज मुफ्त होता है। जो आवास है वो आवास योजना से सरकार जो है लेकर आती है। क्यों लेकर आती है? अब तो आपको पता चल गया ना दोस्तों, ये सरकार जो है इतनी सारी योजनाएं लेकर आ रही है, ये क्यों लेकर आ रही है? ताकि जो मतलब हमारे भारत देश की जो रैंकिंग है वो टॉप पर हो जाए। समझिए कि नहीं समझे आप दोस्तों? इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं समझे तो फिर तो आप जो है मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके बताइए, फिर हम इसमें और भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपसे सभी से गुजारिश करता हूँ दोस्तों,
अगर आपको हमारे नोट्स में अगर आपको हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई भी कमी नजर आती है तो दोस्तों निसंकोच होकर हमारे कमेंट्स में बताइए, ताकि जो हमारी जो कमी है हम उसको सुधार सकें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है कि मैं जो अपना बेहतर से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं और आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है दोस्तों पढ़ाने में, तो आप मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइए, या फिर मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, या फिर मुझे नोट्स के जरिए पढ़ाना चाहिए या फिर नहीं पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे ये भी बताइए दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं लाइव भी आकर पढ़ा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट्स करके बताते रहिए। जो यही योजना जो मैंने बताया ना दोस्तों, पीछे इतनी सारी सरकारी योजनाएं लेकर आती हैं, यही योजनाएं जनता तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, और उनका लाभ जनता को हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह बात SDI से पता चलती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों, कि मतलब अब खुद ही सोचिए, सरकार इतनी सारी जैसे योजनाएं लेकर आ रही है, इतनी सारी योजनाएं लेकर आ रही है, तो क्या मतलब उन योजनाओं का जो लाभ है वो गरीबों को मिल रहा है, जिसको मतलब वो लाभ मिलना चाहिए, क्या उनको वो लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है तो मतलब सरकार जो योजना लेकर आ रही है उस योजना का कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर हाँ, लेकिन अगर उन जो योजना है उनका लाभ अगर गरीबों को मिल रहा है, जिनको उन जो लाभ उनकी जरूरत है अगर उनको मिल रहा है, तो ये HDI में जो देश की रैंकिंग है वो मतलब बहुत ज्यादा उच्च लेवल पर होगी, वो टॉप पर होगी। ठीक है, इसी बात का जो पता है वो HDI से पता चलता है। कोई सरकार कितने भी 1000 करोड़ रुपए खर्च कर ले, लेकिन यदि HDI रैंकिंग में सुधार नहीं हो रहा है तो विश्व स्तर पर हमारा विकास नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि भारत की जो सरकार है वो कहती है हमने लोगों के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च किए, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए। दोस्तों जो रुपए खर्च किए हैं उसका फायदा क्या है? क्या उसका फायदा हुआ है कुछ? क्या लोग हैं जो उनको कुछ सुविधा पहुंची या नहीं पहुंची है? अगर लोगों तक जो आपने जो पैसे खर्च किया है उन पैसों से अगर लोगों तक जो सुविधा पहुंची है तो आपके पैसे खर्च करने में कोई फायदा है? अगर आपने पैसे खर्च किए हैं और लोगों तक सुविधा नहीं पहुंची है, इससे बीच में भ्रष्टाचार दोस्तों बहुत बढ़ गया है, तो मतलब जो लोग हैं बीच में पैसा खा जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो योजना है वो मतलब जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अगर ये योजना उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती तो हमारे HDI रैंकिंग में सुधार नहीं होगा और अब विश्व स्तर पर हमारा विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, इसे दोबारा पढ़े दोस्तों, अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। कोई सरकार कितने भी 1000 रुपए खर्च कर ले, लेकिन यदि HDI रैंकिंग में सुधार नहीं हो रहा है तो विश्व स्तर पर हमारा विकास नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर कोई भी सरकार, किसी देश की सरकार कितने भी करोड़ रुपए खर्च कर ले, कितने भी 1000 करोड़ रुपए खर्च कर ले, लेकिन अगर उस देश के जो लोग हैं उन्हें अगर उनका लाभ नहीं मिल रहा है तो हमारा जो विकास है वो हमारा विकास नहीं हो रहा है। और ये बात बिल्कुल सत्य भी दोस्तों, जो भारत देश के अंदर मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल मतलब पूर्ण रूप से लागू होती है। सरकार कहती तो है कि हमने इतने 1000 रुपए करोड़ खर्च किए, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जनता के ऊपर, इतने 1000 रुपए करोड़ खर्च किए, लेकिन क्या उस पैसों से किसी को कुछ फायदा हुआ है? अगर उस पैसे से किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ तो उसका जो है कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, और हमारा जो विकास है वो विश्व स्तर पर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसका फायदा हुआ होता, इन योजनाओं का फायदा अगर हमें जो उस देश के लोग हैं उनको हुआ होता तो हमारी HDI रैंकिंग में जो है सुधार होता, HDI रैंकिंग हमारे टॉप नंबर पर होती। और अगर उस पर सुधार नहीं हुआ है तो हमारा जो विकास है वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी हमारा विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो HDI रैंकिंग है वो मतलब काफी सालों से मतलब 130 के आसपास ही पड़ी हुई है, 130, 132, 136, 126 मतलब इसी के आसपास पड़ी हुई। इससे जो ऊपर है ये हमारे देश की रैंकिंग बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो विकास है वो विश्व स्तर पर हमारा विकास नहीं हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, आप देखते हैं UNDP ने जो HDI का पता जो मतलब लगाते हैं UNDP, इसको जो पता करने के क्या आधार होते हैं मैंने आपको बताया कि मतलब UNDP है ये HDI का पता लगाती है। ठीक है, HDI की रैंकिंग करती है, लेकिन ये HDI की किस आधार पर रैंकिंग करती है पहले इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि जो 6 तरह की जो सुविधाएं होती है उनके आधार पर, लेकिन आप जो इस बात को आप इस तरीके से समझिए, ठीक है, कि मतलब इन 3 तरीकों से भी HDI का पता लगाया जा सकता है। अब आप जैसे उसको देखिए, स्वास्थ्य वो देखिए। ठीक है, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशन दोस्तों ये सब आ जाते हैं। जैसे स्वच्छ जल, अगर वो स्वस्थ है तो मतलब उसे अगर वो स्वस्थ व्यक्ति तो उसने मतलब ऑब्वियसली बात है स्वच्छ जल पिया होगा, और जो भोजन था अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है, अगर अच्छी उसकी जीवन प्रत्याशा अच्छी है
तो मतलब उस व्यक्ति ने जरूर भोजन किया होगा। तो मतलब ये जो दो तीन चीज है दोस्तों इसी में सम्मिलित हो गई। तो ठीक है, तो मतलब इन 3 के जरिए भी HDI का पता लगाया जा सकता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। ठीक है, इन तीनों के जरिए भी HDI का पता लगाया जा सकता है। इन्हीं के आधार पर UNDP HDI का पता करता है। ठीक है, अब UNDP के इन्हीं तीनों को चेक करने के तरीके देखते हैं दोस्तों। कि मतलब इन 3 तरीके तो है, लेकिन इन 3 तरीकों में क्या क्या दोस्तों देखता है उसे हम देखते हैं। सबसे पहला जो स्वास्थ्य है, उसे देखते हैं। बच्चे के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का आधार। ठीक है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है और मतलब जब तक बच्चा जीता है, मतलब वो कितने साल तक औसतन बच्चा जीता है, पहले आप उसे समझिए। तो मतलब ये जो 68 वर्ष है, ये तो मतलब अभी है, ये मतलब वास्तविक जीवन प्रत्याशा है, मतलब प्रेजेंट में है ये। अभी जो मतलब भारतीय जो जीवन प्रत्याशा है वो मतलब 68 ईयर्स है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले जो स्वास्थ्य में देखा जाता है वो जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि जीवन प्रत्याशा जब इतनी है, 68 वर्ष है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस जो व्यक्ति है उसको जो है स्वास्थ्य अच्छी तरीके से होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी वो इतने साल तक जी पाया है कि नहीं। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, ये कोई समझाने की चीज नहीं है, आप बिल्कुल इस बात को खुद सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप अगर 68 साल तक जिए हैं, तो आपने ये बात तो जरूर है कि आपको अच्छी तरीके से भोजन मिला होगा कि नहीं। ठीक है, भोजन मिला होगा, अच्छा स्वास्थ्य मिला होगा, अच्छा जल मिला होगा। तो मतलब ये जो 3 चीज है ये मतलब एक ही चीज में आ गई, क्या? जीवन प्रत्याशा। तो जो 6 चीज जो मतलब मैंने शुरुआत में बताई थी वो मतलब इन 3 चीजों में सिमट कर रह गई, क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, तो मतलब जीवन प्रत्याशा है ये जो, इसमें जो 3 चीज लिपट कर आ गई, क्या? जल, स्वास्थ्य और भोजन। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि मतलब वर्तमान जो जीवन प्रत्याशा है भारत की वो 68 ईयर्स है। ठीक है, और दूसरा जो है वो शिक्षा का आधार। अब शिक्षा के आधार पर क्या है वो देखते हैं। जो बच्चा स्कूल जाने लायक है वह शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, यह पता करना। आप दोस्तों देखिए कि मतलब किसी बच्चे की आयु 7 से 10 वर्ष है या फिर 25 वर्ष तक उस आयु है। ठीक है, मतलब नॉर्मल मान लिया जाता है कि आपकी जो मतलब जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जो है वो 25 साल तक पूरी हो जाती है। जैसे 5 साल तक का जो बच्चा है वो नर्सरी यूकेजी में होता है, 6 साल में जो फर्स्ट में आता है, उसके 12 साल आप जो जोड़ लीजिए कि मतलब 19-20 तक मतलब जो है 12वीं हो पाती है उसकी। ठीक है, जो 3 साल उसके ग्रेजुएशन के लिए, तो मतलब 23 साल, और अगर बीएड कर रहा है, कोई एमए कर रहा है तो 2 साल का वो तो मतलब नॉर्मल जो 25 साल तक है ये मान लिया जाता है कि वो बच्चा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है इतने साल तक। ठीक है, अब इतने साल तक के जितने बच्चे हैं, अब 25 साल तक के जितने बच्चे हैं या इससे नीचे के जितने बच्चे हैं, मैं दोस्तों ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत टिपिकल टॉपिक है। 25 साल तक या उससे जो कम उम्र के आयु के बच्चे हैं उनमें ये देखा जाता है कि कितने बच्चों ने, मतलब पहले तो ये देखा जाता है कि इतने उम्र के कितने बच्चे हैं या इससे कम उम्र के कितने बच्चों ने, इतनी उम्र में से कितने बच्चों ने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या नहीं। समझे दोस्तों, पहले तो ये देखा जाता है कि टोटल मतलब जो बच्चे हैं वो कितने हैं 25 साल तक के, और फिर ये देखा जाता है कि मतलब 25 साल तक के जो टोटल बच्चे हैं उन बच्चों में से कितने बच्चों ने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो मतलब इसका जो आंकड़ा देखा जाता है। और जो दूसरा जो आंकड़ा है वो शिक्षा पर ही, वो 25 साल के अधिक पुरुष वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों जैसे कई मतलब रीजन होते हैं कि 4 साल दोस्तों आगे हो जाता है। ठीक है, तो मतलब वो बच्चे या वो व्यक्ति जिसकी जो आयु है 25 साल से अधिक हो जाती है, क्या कितने ऐसे बच्चे हैं या फिर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक स्कूली जो शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है या उच्च शिक्षा वो ग्रहण की है या फिर नहीं। 25 वर्ष के वयस्क कितने वर्ष तक औसतन स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मतलब जितने जो 25 साल तक के जो इतने व्यक्ति हैं उसमें जो मतलब औसतन उसका जो औसत लगाया जाता है कि मतलब कितने जो व्यक्ति हैं उन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण की है या जो मतलब ग्रेजुएशन जो किया है वो, और कितने मतलब बच्चे हैं या कितने व्यक्ति हैं उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। तो मतलब ये शिक्षा के आधार पर इन्हीं 2 तरीकों से पता लगाया जाता है HDI रैंकिंग। ठीक है, जो तीसरा जो मुख्य टॉपिक है वो है जीवन स्तर का आधार, जो है जीवन स्तर का आधार। ठीक है, अब जीवन स्तर का आधार कैसे बेटर होगा आप खुद ही बताइए, आपके जीवन स्तर का आधार जो है वो कैसे अच्छा हो सकता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आपके अगर घर की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम अगर अच्छी है,
अगर आपको ज्यादा पर कैपिटल इनकम प्राप्त हो रही है तो आपका जो जीवन स्तर है वो मतलब अपने आप ही मतलब सही होगा, अपने आप ही जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों आप सोचेंगे क्यों बढ़ेगा, तो मैं इसका भी जवाब देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि आपको जो प्रति व्यक्ति है वो मतलब 15 से 20 हजार के आसपास है, 20 हजार आप मिनिमम मान के चलिए, 20 हजार है। और जो आपके जो मतलब जो घर में जो व्यक्ति है जो मतलब सदस्य हैं वो टोटल 5 सदस्य हैं, तो आपकी जो मतलब महीने की इनकम है वो मतलब 1 लाख रुपए है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, जो मान लीजिए कि आपके घर में जो है 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति आया और आपके जो घर में वो 5 व्यक्ति हैं, 5 में से 4 व्यक्ति कमा रहे हैं। एक कोई बच्चा हो सकता है, छोटा बच्चा है, तो उसे आप छोड़ दीजिए कि 5 में से 4 व्यक्ति कमा रहे हैं और 4 व्यक्ति की जो आय है वो है मतलब टोटल कितनी होगी, 80 हजार हो गई। ठीक है, अब 80 हजार तो है, आपकी जो टोटल इनकम है वो 80 हजार, लेकिन जो मेंबर है वो 5 है, तो आपको 80 हजार से 5 से डिवाइड कर दो, जो आपकी जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो 16 हजार निकल कर आएगी। तो मतलब अगर आपकी आय जो 16 हजार होगी और अगर आपके जो घर में जो 5 मेंबर हैं तो आप मतलब आप महीने में कितना कमा रहे हैं, 80 हजार। और आप 80 हजार में आप अपना अच्छी तरीके से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ठीक है, और जो सुविधा है वो आप 80 हजार में अच्छी तरीके से पा सकते हैं। तो इसी से ही आपका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा कि नहीं, आप खुद ही समझिए। बस मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी सोचना आपको खुद ही है। अगर मैं कहीं भी गलत बोलूँ या एक्सप्लेन करने में गलती हो मुझसे, तो आप दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिएगा, अगर आपकी जो आय मतलब जो आय है वो अगर अच्छी होगी तो आपका जीवन स्तर बेटर होगा। ठीक है, यदि यह अधिक होगा तो व्यक्ति अपने स्तर को स्वयं अच्छा कर लेगा। प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा तो मतलब वो स्वयं अच्छा कर लेगा। और ये जो मतलब प्रति व्यक्ति आय जो नापा जाता है वो 3P के माध्यम से नापा जाता है। दोस्तों ये एक विधि है कि मतलब प्रति व्यक्ति आय जो मतलब क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्रय शक्ति समता विधि, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड 3P। दोस्तों अब देखते हैं HDI में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, क्योंकि मैंने तो बताया कि भारत का जो रैंकिंग है वो 130वें स्थान पर है, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेकार है। ठीक है, अब मतलब कोई भी देश पहले स्थान पर भी तो होगा रैंकिंग उसकी, HDI में कोई दूसरे पर भी होगा, कोई तीसरे नंबर पर भी होगा। तो पहले जो 3 देश है टॉप के, हम उन्हें देख लेते हैं। HDI में जो सबसे जो मतलब प्रथम स्थान पर जो देश है वो है नॉर्वे। दोस्तों ये कई सालों से प्रथम स्थान पर बना हुआ, क्योंकि इस देश की जो मतलब बहुत ज्यादा छोटा देश है दोस्तों, तो मतलब इसको जो हर एक तरह की मतलब इनके जो देश है इनके लोगों को सुविधा प्राप्त होती है वहाँ का। और इसकी जो राजधानी है वो ओस्लो। और दोस्तों आपको ये बात याद रखना है कि नॉर्वे से ही जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। और जो HDI में जो द्वितीय स्थान है वो है स्विट्जरलैंड का। मैं ये जो प्रेजेंट के आंकड़े दे रहा हूँ दोस्तों ध्यान रखना आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स आंकड़ों का ही खेल है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इकोनॉमिक्स आप आंकड़ों के साथ खेलना समझिए। मैथ में आपने पढ़े है ना 11th 12th में 9th में, आंकड़ों के साथ खेलना, बस उसी तरीके से बिल्कुल। जो HDI में जो तृतीय स्थान है वो है ऑस्ट्रेलिया का। जो इंडिया की जो रैंकिंग आती है वो मतलब बहुत ज्यादा बेकार है, 130वें नंबर पर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया। अब दोस्तों जो कोई तो टॉप पर है, आप कोई नीचे लेवल पर भी तो होगा, मतलब सबसे नीचे लेवल पर भी तो होगा उसकी HDI रैंकिंग, उसे देखते हैं। जिसका जो मतलब 189वां जो मतलब स्थान है HDI में वो है बुरुंडी देश। आपको ये भी पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में कि मतलब HDI में सबसे निम्न स्थान पर जो है सबसे नीचे जो है कौन सा देश है। और 188वें नंबर पर चार्ट देश, 187वें नंबर पर दक्षिणी सूडान। ठीक है, आप इन्हें भी याद रखें। दोस्तों HDI में जो मतलब रैंकिंग है उसके जो असमानता है, मतलब उसका कारण क्या है, HDI में जो मतलब स्थान है उसका कम होने का कारण क्या है, और इसका जो कम होने का कारण है दोस्तों ये है असमानता। और आप तो जानते हैं कि भारत में जो असमानता तो मतलब कूट कर भरी हुई है। ठीक है, और इसका और देखते हैं दोस्तों और क्या टॉपिक है। HDI मानव जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता। दोस्तों बिल्कुल मैंने सही बताया कि HDI मानव जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए HDI में देश की रैंकिंग बेहतर है तो मतलब उस देश के जो लोग हैं उन्हें अच्छी तरीके से सुविधा प्राप्त हो रही है, उन्हें जो मूलभूत आवश्यकता है वो अच्छी तरीके से प्राप्त हो रही है। आप जब अगर जो लोग हैं उन्हें मूलभूत आवश्यकता अच्छी तरीके से प्राप्ति होगी तो मानव जीवन ऑब्वियसली बात है बेहतर बनेगा। ठीक है, तो आपको मतलब दोस्तों थोड़ा बहुत आपको सोचना है बिल्कुल। ठीक है, इसके जीवन प्रत्याशा किस देश की अधिक है, जीवन प्रत्याशा किस देश की अधिक है। हमने HDI में रैंकिंग देखा, HDI में देखते हैं जीवन प्रत्याशा किस देश की अधिक है। जो मैंने भारत की जो जीवन प्रत्याशा बताया वो 68 ईयर्स है, आपको याद रखना है। लेकिन जो सबसे टॉप लेवल पर है मतलब जीवन प्रत्याशा जिस देश की, आपको वो देश भी याद रखना है क्योंकि आपसे वो ही पूछ सकता है। जो सबसे जीवन प्रत्याशा सबसे टॉप पर देश है वो है मोनाको देश। ठीक है, एक यूरोपीय देश है और जिसकी आयु जो है
89.52 वर्ष है। मतलब कि दोस्तों आप 89 साल और 6 महीने मानकर चलो, ठीक है। मतलब एक प्रत्येक व्यक्ति उस देश का, मतलब मोनाको देश का हर एक व्यक्ति औसतन बता रहा हूं दोस्तों, इतने साल तो जीता ही जीता है। मतलब 89 साल तो जीता ही जीता है वह व्यक्ति। अब देखिए 89 साल, 90 साल दोस्तों बहुत ही ज्यादा होते हैं 90 साल, और मतलब इससे ज्यादा भी जीता है, लेकिन ये जो औसतन बता रहा हूँ, ठीक है। और आप जो जाने माने देश को ही देख लीजिए, जापान, इसकी जो आयु है, जीवन प्रत्याशा वो है 84 ईयर्स, ठीक है। इसकी जो जीवन प्रत्याशा वो 84 ईयर्स है दोस्तों। मैंने आपको पहले नंबर का बता दिया, आप ये दूसरे नंबर का भी याद रखिएगा। भारत की तो जीवन प्रत्याशा है दोस्तों वो है 68 ईयर्स, और जो सबसे कम जीवन प्रत्याशा है वो उस देश का जो नाम है वो है चाड देश, इसकी जो 49.5% ही है, ठीक है। अब साक्षरता में देखते हैं दोस्तों, साक्षरता में दोस्तों जो प्रथम स्थान पर जो यूरोपीय देश है उनमें 100% जो है मतलब साक्षर व्यक्ति पाए जाते हैं। जो भारत में वो 74.74% है, मतलब 72 से 74% तक मतलब साक्षरता है। और जो अंतिम है इसमें जो है वो दक्षिणी सूडान 27%। और आप जाने माने देश को देख लीजिए जिसकी जो साक्षरता वो बहुत ज्यादा कम है, अफगानिस्तान, जिसकी साक्षरता है मात्र 32 वर्ष। दोस्तों मैं आपको प्रति व्यक्ति आय का जो एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, तो मतलब सबसे हाईएस्ट आय और सबसे लोएस्ट आय कितनी है। सबसे जो हाईएस्ट आय है वो है मतलब 176 गुना। मतलब जो अगर कोई लोएस्ट व्यक्ति 1 रुपया कमाता है, तो जो मतलब हाईएस्ट व्यक्ति है वो 176 रुपये कमाता है। तो दोस्तों देखिए कितनी गहराई होती जा रही है प्रति व्यक्ति आय में। तो दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना लक्ष्य रखा है दोस्तों, वो उस लक्ष्य पर मुझे चलना भी है। तो मैं अकेले इस लक्ष्य पर नहीं चल सकता दोस्तों, मुझे इसमें जो है आप सबका साथ चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप जो अगर हमारे पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कोई चेंजेस करना है, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है, ताकि हम जो है उसे बेहतर कर सकें। तो जो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत आपसे पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं आपका हर एक सब्जेक्ट कवर करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है तो वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो बच्चे इससे नहीं जुड़े हैं वो भी इस चैनल से आप जुड़े, ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट